हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बुक स्टैटिस्टिक का फर्स्ट चैप्टर थर्ड सेम का, विच इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें ये पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच जनरेट्स मोमेंट्स। मोमेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं। मोमेंट्स क्या होते हैं हमारे, म्यू आर और म्यू आर डैश से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू आर क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन, एंड म्यू आर डैश मोमेंट अबाउट ओरिजिन या फिर एनी पॉइंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एक्स ब्रैकेट में टी। एम एक्स टी को लिखा जाता है एम एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन, ए को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, ई की पावर टी एक्स यानी एक्सपोनेंशियल। तो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिस भी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है, एक्स वेरिएबल होता है, टी के रिस्पेक्ट में होता है, तो एक्स और टी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में चले जाते हैं और ये पूरा किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, ई की पावर टी एक्स, हमारा जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमेशन। अब ये सिमेशन किसके लिए आता है, जब हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब भी हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, डिस्क्रीट होंगी, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स। अगर हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो हमारी लिमिट्स वेरी करेंगी। ये किसके लिए होगा, जब हमारा वैल्यूज़ क्या होंगी, कॉन्टीन्यूअस होंगी, लाइक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम ये वाली चीज़ें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर आर होता है, वो किसके इक्वल होता है, सिमेशन एक्स की पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी कॉन्टीन्यूस के लिए था, और डिस्क्रीट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमेशन आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है, म्यू आर डैश के, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन के। ठीक है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना होता है तो एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर आर। अब हमें क्या निकालना है, उन मोमेंट को जनरेट करने वाला फंक्शन, यानी एम एक्स टी। तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी एक्स। तो यहाँ पर ई की पावर टी एक्स को किससे रिप्लेस कर रखा है, एक्स की पावर आर से। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ गया, एक्स की पावर आर जहाँ पे था वहाँ पे क्या आ गया, ई की पावर टी एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है। अब हम इसको ही लेके चलते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, एम एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स, और ये हमारा किसके इक्वल है, सिमेशन ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स, या फिर ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स की। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, एम एक्स टी इज इक्वल्स टू ई एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारा 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में सो ऑन, ऐसे चलता है। ये हमने फर्स्ट टाइम में किया था मैक्लेरेंस थ्योरम का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर यही वाली वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एज इट इज़, यानी ई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ई की पावर एक्स है, तो यहाँ पे क्या है, ई की पावर टी एक्स। तो जहाँ जहाँ स्मॉल एक्स है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, यानी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी एक्स प्लस में टी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में सो ऑन। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टीज़ और होती है हमारी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब हम इस सेम वैल्यू को यहाँ पर खोल देंगे, ये तो किसका था, 2 का था। अब हमारा तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर खोल देंगे, ई ऑफ ई टी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा। अब x प्लस वाई है, तो x एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्यूब एस क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक
कोई डाउट? नो। अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे हमारी एक्सपेक्टेशन की, जो कि क्या होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे एम एन होता है या एक्स वाई होता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ एन। लेकिन हमारे यहाँ पर टी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी यहाँ पर जैसे कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एम। ठीक है, यहाँ पर एम एन तो क्या है, वेरिएबल है, और के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का एक्सपेक्टेशन वही कांस्टेंट टर्म होती है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वन, वन क्या है, कांस्टेंट, तो वन का क्या आ जाएगा यहाँ से, वन प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टी बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस में टी स्केयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस में टी क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस में अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ तक हो गया। अब हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपेंशन को खोल रखा था, एक्सपेक्टेशन को। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ प्लस में टी। अब ये जो है e की पावर x है, अभी हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा था क्या है, म्यू आर डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r के इक्वल होता है, x की पावर r के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा x की पावर कितनी है, 1। तो ये अगर हम यहाँ पर r की जगह 1 रखें तो म्यू 1 डैश किसके इक्वल आएगा, e की एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 1 हो जाएगा। यानी हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 डैश प्लस में टी स्केयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब r की यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये किसके क्या हो जाएगा यहाँ से, म्यू r डैश 2 प्लस में सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारी ये वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो हम यहाँ पर मतलब बाय इंस्पेक्शन हम क्या लिख सकते हैं कि आर एथ तक जाए तो टी की पावर आर म्यू आर डैश अपॉन में आर फैक्टोरियल। यहाँ पर ये स्केयर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, म्यू 2 डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगी, म्यू 2 डैश। तो यहाँ पे म्यू 2 डैश आएगा प्लस में सो ऑन। ठीक है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, 1 के इनटू में हम ये लिख सकते हैं टी की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, टी की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल म्यू 1 डैश, टी की पावर 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश। यानी सब 2 मतलब सीरीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टी की पावर आर, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1 2 एंड आर तक जा रहा है। तो यहाँ हम लेके चल रहे हैं, कोई फाइनाइट नंबर आर तक है, आर फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हमारा मोमेंट कहाँ तक जाएगा, मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू आर डैश तक जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या लगा देंगे, सीमेशन लगा देंगे कि हमारी वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है, लेकिन यहाँ लिमिट वेरी कर रही है। आर की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है। तो यहाँ पर आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमें जहाँ तक निकालनी है हम इसमें समेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या हो गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। अब हम इसके बाद सबसे पहली बात हमेशा याद रखना कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है इसकी, फाइनाइट वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। आप लोगों की बुक्स में कन्वर्जेंट के साथ एक वर्ड और मेंशन कर रखा होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। यानी ये वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगी, यानी हमारी कोई वाई वैल्यू वो इन्फिनिटी को कभी टेंड नहीं करेगी। हमेशा इसकी वैल्यू फाइनाइट होंगी, तभी हमारा क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसके लिमिटेशंस है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम इस चीज़ को डिफाइन भी करेंगे। अब एक फंक्शन और होता है कि हम इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम इसके
मीन के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, मतलब मोमेंट्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर तो अगर आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मोमेंट निकालना है तो आपको इसके एक्सपेंशन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, टी की पावर आर अपन में आर फैक्टोरियल को कंपेयर करके निकाल लोगे। अगर हम ये ना करें तो इससे आगे हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्या करें, डेरिवेटिव करें। डी टी फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेशन। डी बाय में डी टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल है हमारा, हम अगर म्यू1 डैश के रिस्पेक्ट में लिखें तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में टी म्यू1 डैश प्लस में टी स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल म्यू2 डैश प्लस में सो ऑन। अब आप लोग इसका डेरिवेशन कीजिए, 1 क्या है, कॉन्स्टेंट 0 आ जाएगा, प्लस में टी का 1 हो जाएगा म्यू1 डैश इंटू 1 प्लस में टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t अपॉन में 2 फैक्टोरियल म्यू2 डैश अप टू सो ऑन। फिर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालेंगे, हम तो एक जनरल वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होगी हमारी आर एथ होगी एन एथ होगी, जो कि जनरल वैल्यू निकालनी है। तो जनरल वैल्यू के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो मैक्लैरेंस थ्योरम या लैरेंजियस थ्योरम। तो उसके लिए हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव तक निकालना होता है। तो अब हम इसका करेंगे, 0 है यहाँ पे, अब म्यू1 डैश इंटू 1, इसका भी क्या हो जाएगा म्यू1 डैश इंटू 0, फिर उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, टी का 1 म्यू2 डैश। अगर हम यहाँ पे इसका ये टी क्यूब लेके चले, टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू3 डैश सो ऑन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टी स्क्वायर 3 फैक्टोरियल म्यू3 डैश। अब इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा 6t अपॉन में 3 फैक्टोरियल म्यू3 डैश एंड सो ऑन। तो हमारा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम सीधा किसके लिए लिखेंगे, आर एथ के लिए, डी टी की पावर आर एम एक्स टी। हम अब जनरल वैल्यू निकाल देंगे इसकी, तो जनरल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अब हमने देखा जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो हमारा यहाँ पर कितना बचा म्यू1 डैश, सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा म्यू2 डैश। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर एथ के लिए क्या आएगा म्यू आर डैश, है ना, म्यू आर डैश आएगा। अब यहाँ पर क्या था 1 आया, यानी कि ऊपर भी कोई फैक्टोरियल नहीं है, नीचे भी कोई फैक्टोरियल नहीं है, तो हम यहाँ पर आर फैक्टोरियल बाई में आर फैक्टोरियल कर सकते हैं, जो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ सारी क्या है फैक्टोरियल में टर्म चल रही है। अब उसके बाद आर के बाद देखो म्यू1 फर्स्ट डेरिवेशन में म्यू1 डैश है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है म्यू2 डैश, यानी एक बढ़ के आई। सेकंड डेरिवेशन में म्यू2 डैश आया, लेकिन उसके बाद एक टर्म बढ़ के आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू आर प्लस 1 डैश। अब इसमें भी क्या आ रहा है टी आ रहा है साथ में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी यहाँ 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा टी इंटू में, ठीक है। एंड ये सीरीज़ क्या होगी ऐसे ही चलती जाएगी, लेकिन हमें इसके लिए लिमिट भी डिफ़ाइन करनी होगी। हमें तो फॉर्मूले में यूज़ करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कहाँ होती है t इज़ इक्वल्स टू 0 पे। यानी जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको मोमेंट्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट उस फंक्शन का, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेशन कर देंगे और उसमें लिमिट क्या डाल देंगे 0। फर्स्ट मतलब कि आपको म्यू1 डैश निकालना है, म्यू1 डैश निकालने के लिए आर की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि आप एक बार उसका डेरिवेशन कर दो, उसमें टी की वैल्यू 0 डाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा म्यू1 डैश आ जाएगा। म्यू2 डैश निकालना है, यानी आर की वैल्यू क्या होगी 2, यानी आर की वैल्यू 2 के लिए 2 बार डेरिवेशन। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया कि हमें क्या करना है, हमें आर एथ मोमेंट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे हमारे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का आर एथ डेरिवेशन कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगी डायरेक्ट वो वैल्यू मिल जाएगी। ये सारा आप लोगों का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का खाली बेसिक था। नेक्स्ट हम लिमिटेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।